नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेस्ट एशिया जो हमारे वर्ल्ड मैप पे है, अगर हम देखें वेस्ट एशिया वाला जो पार्ट जिसमें पूरी अरब्स कंट्री आती हैं, इनको मैं अगर आप ध्यान से देखें तो हर महीने किसी न किसी वजह से ये न्यूज़ में रहते हैं। कभी ऑयल प्राइस में बढ़ोतरी को लेके, कभी सैंक्शंस को लेके, कभी टेररिस्ट अटैक को लेके। और कुछ कंट्रीज़ हैं जो लगातार न्यूज़ पे छाई हुई होती हैं, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, इसराइल हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई। लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री है और वहाँ पे घटने वाली घटनाएं हैं जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करती। जो सो कॉल्ड टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो इस घटना के बारे में कभी किसी आम इंसान को, खास करके हिंदुस्तान में, कभी डिस्कशन नहीं करते उसके बारे में। हम बहुत से आर्टिकल पढ़े हैं कि फ़लस्तीन में क्या कंडीशंस है, अफ़गानिस्तान में क्या कंडीशंस है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आप में से शायद किसी ने भी पूरे साल में एक बार भी ये सुना होगा कि यमन की क्या कंडीशन है इस वक्त। तो इस वीडियो में हम पूरा यमन सिविल वॉर के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि यमन सिविल वॉर का जो फाउंडेशन था वो कहाँ था, किन किन प्रॉब्लम से गुजर रही है ये कंट्री, आज के समय में कहाँ खड़ी है, और ये जो लगातार पिछले 4-5 रोज़ से न्यूज़ में बनी हुई है कि अटैक हो गया और सऊदी अरेबिया के ऊपर, यूएई के ऊपर उन्होंने रिवर्स अटैक किया, ये सब सारा क्या मुद्दा है। हालांकि इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने स्पेसिफिकली उन मुद्दों को ही डिस्कस किया है जो अटैक और टेररिस्ट अटैक जो हो रहे हैं उनके उनके रीजंस क्या हैं उसके बारे में बताया है। लेकिन इस वीडियो को मैं स्पेसिफिकली इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था आपसे ये शेयर करना कि यमन में जो सिविल वॉर चल रही है उसकी वजह से जो आम जनता है, जो पावर में है वो तो लड़ रहे हैं पावर लेने के लिए, लेकिन जो आम जनता है वो सफ़र कर रही है, उनकी क्या कंडीशंस हैं आप भी देखें और समझें इस बात को। वर्ल्ड लेवल पे भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही शॉर्ट और क्रिप्स वे में और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से सारे सिचुएशंस को और सारे मैटर को समझाऊं आपको। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैप के थ्रू मैं आपको जैसे हमेशा समझाता हूँ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और अच्छी होने के लिए, तो मैं इसमें यमन और उसका जो साइड का जियो पॉलिटिकल रीजन है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये देखिए, ये यमन का पार्ट है, आप बखूबी देख रहे होंगे, जान रहे होंगे इस रीजन को। ये इसके बॉर्डर टच करते हैं सऊदी अरेबिया से, ओमान से, ठीक है। फिर ये रेड सी है, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ एडन है, और ये यूथोपिया से भी अपना गल्फ़ का रीजन सी टेरिटरी शेयर करता है, ठीक है। बस यही रीज़न है, और बाकी इस पूरे मैप को मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करे हुए हैं, काफ़ी स्टैटिक पार्ट को कवर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए, ये उसका कैपिटल है सना, और कैपिटल इन एग्जाइल है रियाद। अब ये आप सोच रहे होंगे कि रियाद तो सऊदी अरेबिया में पड़ता है, तो यमन का कैपिटल कैसे हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कैपिटल इन एग्जाइल, मतलब जो एग्जाइल में गवर्नमेंट है उसने कैपिटल फॉर्म कर रखा है यमन का सऊदी अरेबिया में, जिसका नाम है रियाद। लार्जेस्ट सिटी भी सना ही है और ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है। 99% की पॉपुलेशन जो है वहाँ पे इस्लाम है। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ फाउंडेशन क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं कुछ हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ जो यमन की है। 1960 में इसको ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ादी मिली, ठीक है। उसके पहले ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, जैसे इंडिया रही है। 1947 में अपने को आज़ादी मिली। उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई वो थी सुन्नी की गवर्नमेंट, सुन्नी डोमिनेटेड गवर्नमेंट थी। और फिर देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो इथनिक जो कंपोजिशन है इस देश का, मैंने बताया 99% पॉपुलेशन जो है ये इस्लाम की है, और करीब 3 करोड़ की जनसंख्या है इस देश की। अब इसमें 99% जो इस्लाम कम्युनिटी है उसमें 2 फैक्शंस हैं, एक है शिया मुस्लिम, एक है सुन्नी मुस्लिम। तो जब 1960 में इसको ब्रिटिशर से आज़ादी मिली तो जो गवर्नमेंट बनी वो थी सुन्नी डोमिनेटेड, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, शिया का परसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन लार्ज स्केल पे होने लगा, सुन्नीफिकेशन होने लगा, मतलब जो कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस शिया सुन्नी फॉलो करते थे, उन शिया के ऊपर भी वो इम्पोज किया जाने लगा। तो इसी को अपोज करने के लिए शिया मुस्लिम्स ने उस वक्त मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको नाम दिया इन्होंने हौती, ठीक है। HOUTHI, हौती नाम है इसका। एक वर्ड आएगा आगे हादी, हादी को हौती से मत कंफ्यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो प्रोसिक्यूशन चालू रहा 1960 के दशक से लेके 2010 तक ये चीज़ें चालू रही। 2011 में होता क्या है, अरब स्प्रिंग आती है। अरब स्प्रिंग के बारे में आपने सुना होगा, ये प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट था जो पूरे अरब में फैल गया था। अरब रीजन मैंने आपको बताया था, ये जो ईरान और इराक और सऊदी अरेबिया वाला पार्ट है, प्लस जो नॉर्दर्न अमेरिका वाला पार्ट है, ये इस पूरे रीजन में फैल गया था। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, टूनिसिया से स्टार्ट हुआ था। बेसिकली लोग सड़कों पर उतर गए, गाड़ियाँ जलाने लगे। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है कि ये जो अरब कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आम जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी से। लाइबिलिटी को नाम की कुछ चीज़ होती नहीं है वहाँ पे। हालांकि अभी पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना वहाँ पे उसका अभाव है उस रीजन में, पूरे रीजन में ही।
तो अब ये प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट जब स्टार्ट हो गया तो लोग सड़कों पर उतर के गाड़ियाँ वगैरह जलाने लगे, पब्लिक ऑफिस वगैरह को त्याग दिया, उनको दफ्तरों में आग लगाने लगे। तो ये फिर उसके बाद यमन पे भी इसका प्रेशर बनने लगा, यमन में भी ये चीज़ें स्टार्ट हुई। तो यमन के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, अली अब्दुल्ला शालेह नाम था इनका, 33 साल से ये राज कर रहे थे। तो पहले तो ये गद्दी पर से उतरने को तैयार नहीं थे, जो सालेह थे अब्दुल्ला शालेह, 33 साल के को सर्व करने के बाद उतरने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब बाद में इंटरनेशनल प्रेशर बना इनके ऊपर तो एक डील ब्रोक की गई, और फिर उसके बाद इन्होंने ये तय किया कि ठीक है, मैं अपना जो जितना पावर है मेरा वो मैं ट्रांसफ़र करता हूँ मेरे वाइस प्रेसिडेंट को, जिनका नाम है मंसूर हादी। और ये घटना हुई 2012 में। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि बजट में करके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाएंगे, मतलब बजट में मतलब थोड़ा थोड़ा करके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाएंगे हम, और एकाएक ऐसे पावर को पलट नहीं देंगे, प्रो अथॉरिटेरियन से डेमोक्रेसी नहीं हो पाएंगे। देखिए ये रीजन है, जिस रीजन की मैं बात कर रहा था, ये टूनिशिया जो देश है छोटा सा, यहीं से शुरू हुआ था वो अरब स्प्रिंग, और धीरे धीरे पूरे अरब में फैल गया ये। और ये यमन है जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये तब जब ये उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम बजटेड रिफॉर्म ले आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, तो हाउती जो थे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, हाउती रेबल्स ने। अब इन्होंने वही तोड़फोड़ वगैरह जारी रखी, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो चुके थे ये, तो अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखा। उसकी वजह से जो हादी थे, मोहम्मद हादी, मसूद हादी, इनको सऊदी अरेबिया भागना पड़ा। ये सऊदी अरेबिया भाग गया, वहाँ पे शरण ले ली, कैप्टिविटी में चले गए ये वहाँ पे। और सऊदी अरेबिया चूँकि वो भी प्रो गवर्नमेंट था, यमन में जो गवर्नमेंट चली आ रही थी उसके प्रो था, तो उन्होंने भी इनको एक्सेप्ट किया और शरण दी। इनके जाने के बाद जो हाउती थे उन्होंने जो कैपिटल है उसकी सना उसको कैप्चर कर लिया, और मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट वो कैप्चर करके रखे हुए हैं यमन का। आगे मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। तो अब देखिए सऊदी अरेबिया इसलिए इसमें रोल प्ले करता है क्योंकि कोई भी अगर नेबरिंग कंट्री है वो ये चाहेगी कि हमारे नेबर में जो कंट्री है वो हमारे प्रो हो, मतलब हमारी तरफ ही उसका झुकाव रहे, और उसकी जितनी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उसमें हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। तो इस वजह से वो हादी को, मसूद हादी को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं अभी पे। और वो जो मैं कैपिटल इन एग्जाइल बता रहा था ना, रियाद, ये तभी फॉर्म हुई जब ये वहाँ पे चले गए, हादी वहाँ पे रियाद में जाके शरण ली उन्होंने, और वो वहाँ पे अपनी एक अकेली सरकार चलाते हैं। जो जैसे अपने देश में दलाई लामा है, उनको वो एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाते हैं तिब्बत के लिए, तो उसी तरह ये भी ऑपरेट करते हैं गवर्नमेंट इन एग्जाइल रियाद में। ये देखिए मैप पार्ट है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि कौन से पार्ट को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये है ये सारे बेसिकली। तो ये मैं जो बता रहा था ईस्टर्न पार्ट और नदन पार्ट, ये देखिए ये हाउतीज कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये लाल वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये प्रो गवर्नमेंट जो पीपल हैं, जो हादी के सपोर्टर्स हैं, वो कंट्रोल करते हैं। फिर ये ब्लू वाला जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये अलकायदा कंट्रोल करता है। अब आप पूछेंगे अलकायदा कहाँ से पिक्चर में आ गया। देखिए आपने कहावत सुनी होगी बहती गंगा में हाथ धोना। तो जब कोई कंट्री वार टॉर्न हो जाती है और वहाँ पे अनस्टेबिलिटी इस कदर आ जाती है कि गवर्नमेंट का पता नहीं होता, लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं या लोकल पीपल हैं उनकी कंडीशन क्या है, इसकी खोज खबर लेने वाले कोई नहीं होते, तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस अपना पैर पसारने में देरी नहीं करते। ठीक है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड एरिया है। क्यों? क्योंकि देखिए बॉर्डर से लगा हुआ एरिया सऊदी अरेबिया के, तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया कभी अलाउ नहीं करेगा। अगर अलाउ कर दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को पनपने का तो फिर इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा उसके बॉर्डर में। तो यहाँ पे बमबारी वगैरह करते रहते हैं वो लगातार, इसलिए ये एरिया अनकंट्रोल्ड है, किसी के कब्जे में नहीं है। अब एक सवाल निकल के आता है कि उस वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एरिया वॉर से गुजर रहा है तो भुखमरी होगी, लोगों के पास खाने के लिए खाने नहीं होंगे, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं होगा। 1 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं वहाँ पे एक रिपोर्ट के मुताबिक। मतलब आप समझिए कि कोरोना से अगर किसी कंट्री में 1 लाख मौत हो गई, स्पेन वगैरह और फ्रांस वगैरह जैसे, वो कितना बड़ा ग्लोबल मुद्दा बना था। इस कंट्री में हर साल 1 लाख लोग मारे जाते हैं और कोई मीडिया कवर नहीं करती इसको। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे इतना साफ पानी भी नहीं है लोगों के पास पीने के लिए, कंटामिनेटेड वाटर वगैरह और फूड खाते हैं जिससे लगातार कॉलेरा वगैरह फैला रहता है यहाँ पे। WHO के कुछ इनिशिएटिव वगैरह चलते हैं लेकिन वो भी कारगर नहीं है क्योंकि फंडिंग वगैरह ही नहीं आती इनको। अब ये कुछ मंजर है जो मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए यमन की कंडीशन अभी इस वक्त की ऐसी है, कितनी भयावह कंडीशन है। और ये बच्चे देखिए यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके की मानसिकता लेके ये बच्चे बड़े होंगे और क्या फिर वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करेंगे ये। इनको पता ही नहीं कि ये किस परेशानी से गुजर रहे हैं। इनको ये यही सोचते होंगे कि जैसे कंडीशन से हम गुजर रहे हैं पूरी दुनिया ही वैसी कंडीशन से गुजर रही होगी। अब इसमें फ़ायदा किसको होता है? देखिए कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये शिया वर्सेस सुन्नी का पूरा इशू है, तो इसको बोल के ये लोकलाइज करने का काम करते हैं इस मैटर को, लेकिन एक्चुअली है नहीं। ये गेम बहुत ब्रॉडर है। ये अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो ये प्रॉक्सी वॉर है जो खेला जाता है सऊदी अरेबिया और ईरान के द्वारा। ईरान की पॉपुलेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो पूरा सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है ये, सुन्नी पॉपुलेशन यहाँ पे मेजॉरिटी में है। तो ये कहा जाता है कि ईरान के जो सुन्नी हैं या जो सुन्नी डोमिनेटेड गवर्नमेंट है वो हाउतीज़ को सपोर्ट करते हैं जो कि खुद सुन्नी हैं, वो रेबल ग्रुप जो यमन के हैं। और सऊदी अरेबिया वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है जो कि शिया डोमिनेटेड गवर्नमेंट और प्रो शिया पीपल जो हैं वहाँ पे। तो ये तो सीन है। अब देखिए इसमें क्या केवल ईरान और सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व नहीं, इनको सपोर्ट करने के लिए भी इनकी बैकिंग में बहुत से कंट्रीज़ खड़ी हैं। जैसे सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते हैं USA, UAE,
ठीक है। अब आपको ये, आपने अगर कभी रिपोर्ट पढ़ी होगी तो आपने ये देखा होगा जो वेपन परचेज करने का, जो वेपन इंपोर्ट करने की रैंकिंग है, उसमें सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे आता है और इंडिया नंबर 2 पे। अब कभी आपने अगर सोचे तो आपको आश्चर्य होगा कि इंडिया के पास तो इतने हॉस्टाइल नेबर्स हैं, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो इंडिया एक बार खरीदता है तो ठीक है, सऊदी अरेबिया को क्या जरूरत पड़ती है। तो देखिए यही रीज़न है, यमन वाला ही रीज़न है। अब यूएसए उसको वेपन प्रोवाइड कराता है, यूएई वगैरह की बेकिंग है उसको। ईरान को कौन बेक करता है? देखिए ईरान को रशिया वगैरह बेक करते हैं, समझ रहे, रशिया, चाइना, ये सब सारी ग्रुपिंग है। तो ये पूरा प्रॉक्सी वॉर खेला जाता है जिसकी वाइड स्प्रेड मीडिया रिपोर्टिंग कभी होती नहीं। तो मुझे लगा था कि इस इशू को आपसे शेयर करना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि अगर हम जहाँ पे अफगानिस्तान की बात करते हैं, पैलेस्तीन की बात करते हैं, तो वहाँ पे यमन की भी बात मेन स्ट्रीम मीडिया में की जानी चाहिए। आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मेरा नाम है नितेश सिंह, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।